हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज का सेशन लेके आया हूं, जहां पर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर आप पहले उन वीडियोज को देखिए, फिर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन जो है हमारा वो आधारित है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों लॉज हम लोगों ने पहले देख लिया है। शुरुआत लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से करेंगे और एवोगैड्रो लॉ तक हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे। आप समझ गए होंगे क्या पैटर्न होने वाला हम लोग का पढ़ने का। हम लोग पहले चीज़ों को समझेंगे, उससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे कुछ, और आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा डीपीपी के तौर पे, जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन कमेंट में भी पिन कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सबका पीडीएफ, चाहे लेक्चर का पीडीएफ हो चाहे डीपीपी का पीडीएफ हो, वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और शुरू होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आखिरकार दिया किसने? ये इस लॉ को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो डाल्टन साहब थे। डाल्टन साहब ने इस लॉ में ये कहा है कि भैया इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट है और वो दोनों एलिमेंट मिल करके एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या बोलता है, देन द वेट ऑफ वन ऑफ विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर। बोलता है एक उसमें से एलिमेंट के एटम का वेट को फिक्स कर दीजिए, सेम कर दीजिए, और जो बचा हुआ जो दूसरा एलिमेंट है बाकी कंपाउंड्स में, उनका अगर आप मास का रेशियो निकालते हैं तो वो होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, लेट सपोज, इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं ताकि चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट सपोज वी हैव टू एलिमेंट, वन इज नाइट्रोजन एंड अनदर इज हाइड्रोजन। अब इन दोनों को मिला के डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करिए। लेट सपोज आपने एक कंपाउंड बना दिया NH3, दूसरा कंपाउंड बना दिया N2H4। क्लियर? अब यहां पर एक NH3 है, दूसरा N2H4 है, तो आपने क्या किया, वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाला। वेट ऑफ नाइट्रोजन यहां कितना है, 14 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 1 ग्राम। यहां पर वेट कितना आएगा, यहां दो नाइट्रोजन है तो हो जाएगा 28 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। अब आपके मन में आ गया सर ग्राम क्यों ले रहे हैं? आपकी इच्छा, अगर आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो आप AMU में भी ले सकते हैं, और अगर एक मोल के बारे में सोचे तो आप ग्राम में भी ले सकते हैं। दोनों का रेशियो निकालोगे तो चाहे ग्राम ग्राम में लो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप AMU में लो तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बहुतों का ये सवाल रहेगा, जो बच्चे अभी क्लास 11th में आए होंगे और वो इस लेक्चर को देख रहे हैं, सर ये ग्राम क्या है, ये AMU क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे कि आखिर का ग्राम और AMU में क्या डिफरेंस है। ये दोनों चीजें हमें क्या बताने की कोशिश करती है। फिलहाल आप ये समझिए, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, यहाँ 28, यहाँ 4 ग्राम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसका वेट सेम है ना इसका। मैं बोला किसी एक एलिमेंट का फिक्स कर दो। आप बोलोगे सर हम नाइट्रोजन का करेंगे, हम नाइट्रोजन का करेंगे वेट को फिक्स, तो मैं बोलूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। और जब आपने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन को भी करना अनिवार्य है। पूछिए क्यों? अदरवाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फेल हो जाएगा। तो यहां पर जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का वेट कितना आ गया, सॉरी यहां पर 1 ग्राम तो होता है लेकिन हाइड्रोजन है 3, तो ये हो जाएगा 3 ग्राम। ठीक, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 6 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? ठीक है। अब क्या नाइट्रोजन का वेट दोनों में फिक्स हो गया? आप बोलेंगे यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले कंपाउंड का हाइड्रोजन का मास लेंगे। हाइड्रोजन इन फर्स्ट कंपाउंड, इसको अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड मान रहा हूं, इसको मैं सेकंड कंपाउंड मान रहा हूं, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन इन सेकंड कंपाउंड। तो मैं हाइड्रोजन का मास अगर देखूं तो पहला कंपाउंड में कितना है, 6 ग्राम। 3 ग्राम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो तब था जब आपने फिक्स नहीं किया था मास को, तो आपका आ जाएगा 6 ग्राम, और इस वाले में कितना है, 4 ग्राम। इन दोनों का रेशियो निकालोगे 3:2 का आएगा। ये जो रेशियो है ये सिंपल रेशियो है, और अगर ये सिंपल रेशियो है इसका मतलब है कि ये दोनों कंपाउंड्स किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहना चाहता है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे, दो ही बनाएंगे कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो 3 कंपाउंड बना रहा हो, 4 कंपाउंड बना रहा हो। आपको क्या करना है, बोलता है किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड एटॉमिक वेट जो दूसरे एलिमेंट के एटम के डिफरेंट एटॉमिक वेट से जब मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो वो दूसरे एलिमेंट का जो वेट है उसका जो रेशियो होगा वो आपका सिंपल होगा, सिंपल रेशियो देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देखें कि किस तरीके के सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं, किस तरह के सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास यहां पर क्या बोल रहा है, देयर आर कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। बोलता है कार्बन 2 प्रकार के ऑक्साइड्स बना रहा है, कार्बन 2 प्रकार के ऑक्साइड्स बना रहा है। तो मैं ऑक्साइड नंबर 1 लिख देता हूं और एक कंपाउंड दूसरा वाला का लिख देता हूं ऑक्साइड नंबर 2। बोला इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड विच कंटेन्स 42.9%। बोलता है कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 42.9% है, और दूसरे वाले में कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो 20% है। तो अगर आपको पता है कि वो ये जो ऑक्साइड है ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन का अगर 42.9 है तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का हम लोग इसको 100 से माइनस कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 57.1%। यहां पर जब 100 से माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 80%। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये जो परसेंटेज दिया गया, ये वेट परसेंटेज दिया गया है, ये वेट परसेंटेज दिया गया है, तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यहां कार्बन और ऑक्सीजन का वेट को मैं क्या लिख सकता हूं कि ये 42.9% है, ये 42.9 ग्राम है, ये 20 ग्राम हो गया। अगर ये 42.9 ग्राम 100 ग्राम में है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 57.1 ग्राम होगा। यहां पर ऑक्सीजन कितना होगा, 80 ग्राम होगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब बोलेंगे सर फिक्स करना है, तो अब यहां पर लोग कहां कंफ्यूज होते हैं, सर इसको सेम कैसे करें, जहां सेम, जैसे यहां पर आसान था, आपने बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 28 बन गया, ये भी 28 हो गया, सेम हो गया। अगर आप चाहते हैं हाइड्रोजन को फिक्स करना तो इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, बहुत आसानी से हाइड्रोजन का मास फिक्स हो जाता। तो यहां नंबर के बारे में सोचना आसान है, लेकिन इस सवाल में अगर आप उस फैक्टर को सोचने का कोशिश करेंगे, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। आपको क्या करना, जब भी इस प्रकार का सवाल आए जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से फैक्टर या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि किसी एक एलिमेंट का दोनों जगहों पर वेट सेम हो जाए, तो आपको सिंपल समझना है कि आपको 1 ग्राम में देख लेना है, आपको 1 ग्राम में चीजों को फाइंड आउट कर लेना है। अब 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना ग्राम कार्बन से रिएक्ट करेगा? अगर 57.1 ग्राम 42.9 ग्राम कार्बन को होल्ड कर रहा है, मैं ऑक्साइड 1 का बात कर रहा हूं, मैं ऑक्साइड 1 का बात कर रहा हूं कि 57.1 ग्राम में 42.9 ग्राम क्या है, कार्बन है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन कितना होगा, 42.9 अपॉन 57.1 अपॉन 57.1। अब अगर मैं ऑक्साइड 2 का बात करूं, तो आप क्या बोलोगे, सर 20 ग्राम कार्बन है किसमें, 80 ग्राम में, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना कार्बन, 20/80। बोले यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात होते हुए नजर आ ही नहीं है। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑक्साइड में मैंने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, फिक्स, क्योंकि मैंने उसका वेट को दोनों साइड क्या बना दिया, 1-1 बना दिया है, 1-1 बना दिया। तो यहां पर 1 ग्राम के लिए जब आप इसको डिवाइड दोगे तो योर वैल्यू विल बी 0.751 ग्राम, और यहां पर 1 ग्राम के लिए कार्बन का वेट क्या आएगा, 0.25 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली 0.75 है। अब आपको क्या करना है, क्या आप 1 ग्राम का रेशियो निकालेंगे? नहीं, जिसको फिक्स किया है उसके मास का रेशियो नहीं निकालेंगे। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, हमने फिक्स ऑक्सीजन को किया है, तो रेशियो किसका निकालेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट का मास का। तो दूसरे वाले एलिमेंट का मास का रेशियो क्या आएगा, मैं कार्बन इन फर्स्ट ऑक्साइड, कार्बन इन सेकेंड ऑक्साइड का रेशियो निकालूंगा। तो कार्बन इन फर्स्ट ऑक्साइड क्या आ रहा है बेटा, 0.75
अपॉन 0.25, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये रेशियो लगभग 3:1 आ गया। क्या ये 3:1 सिंपल रेशियो है? आप बोलेंगे यस है सर, है भाई। तो आप बताइए क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं क्या बेटा? यस यस, दिस इज फॉलोइंग the law of multiple proportion। क्या सीखे? अगर आपको कहीं चेक करने बोले, आप देखना क्या दो फिक्स्ड एलिमेंट है, क्या वो दो से अधिक कंपाउंड बना रहे? पहला तो यहीं पर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन दे दे वहां चेक करना हो, पहला कहानी तो यहीं पर समझ में आ जाएगा और आप आसानी से बता सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। और अगर ऐसे एक से अधिक ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, तब आप सिंपल होल नंबर रेशियो तक जाइए। अगर वो निकल करके आ जाता है तो वो एलएमपी को फॉलो कर रहा है। एलएमपी अर्थात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है क्या? आइए, वैसा ही सवाल अब आपके सामने समक्ष है भैया। मैं बार बार बोलता हूं, सवाल को पहले खुद अटेम्प्ट करो, दिमाग पे जोर लगाओगे तभी दिमाग एक्सपेंड करेगा बेटा। एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, नहीं बनता है फिर आप इसको देखिए। और टाइमिंग 1 मिनट से 1.5 मिनट या 2 मिनट का टाइमिंग अपने आप को दीजिए सोचने के लिए। क्या आप उसको सोच पा रहे हो? क्या आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को लेकर के स्ट्राइक हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, वीडियो को वापस से ऑन करिए, चीजों को वापस से देख लीजिए। आइए देखते हैं। बोलता है द पेयर ऑफ कंपाउंड बिलो that best exemplifies the law of multiple proportion। यहां पर बताना है अपने को कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, यहां कितने एलिमेंट है? यहां 3 एलिमेंट है। पहला चेकिंग कैसे करेंगे? 3 एलिमेंट है, इसकी कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गई। यहां पर भी कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है, इसकी कहानी भी ऐसे ही खत्म हो गई। यहां पर कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। अभी इसको बचाए रखो, आगे देखो यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। अरे भाई 4 एलिमेंट्स है, इसकी कहानी भी खत्म हो गई। ऐसी ऑप्शन आपको पता चल गया, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाएंगे क्योंकि इसमें एक से अधिक लॉ का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा आप जरूर यहां पर पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा बेटा। अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर एक बार जो व्यक्ति एक बार अपने से अटेम्प्ट करके इसका आंसर निकालेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? आप टाइम स्टैंप लिखिएगा, यहां वाला ये क्वेश्चन का आंसर ये है, उतना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, इस तरीके से लिखिएगा। क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। एकदम निश्चिंत होकर के इसको पढ़ते रहिए। आगे देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है 2 एलिमेंट्स x जिसका एटॉमिक मास कितना है? 16। एक एलिमेंट आपका क्या है? y जिसका एटॉमिक मास है 14। ठीक, फॉर्म से कंपाउंड A, B एंड C। बोला 2 एलिमेंट है क्या? है भाई, 2 एलिमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या वो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना रहा है? यस, यहाँ 3 कंपाउंड बन रहे हैं। एक कंपाउंड A है, दूसरा कंपाउंड B है, तीसरा कंपाउंड C है। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटाइज करूंगा। देखो आपको ये पकड़ना है कि सर किस तरीके से क्वेश्चन को सोच रहे हैं, है ना। क्या बोला है? देयर आर 2 एलिमेंट्स X एंड Y। क्लियर? क्या बोला है? देयर आर 3 कंपाउंड्स फॉर्म। लेट सपोज ये A है, ये B है, ये C है। फिर क्या बोलता है? द Y मास रेशियो विथ X इन द कंपाउंड A, B एंड C। किसका रेशियो दिया है? Y का रेशियो दिया है, विथ X दिया है। इसका मतलब फिक्स्ड कौन हुआ? फिक्स्ड आपका X हुआ। क्लियर? लेट सपोज अगर फिक्स्ड है तो सभी का मास सेम होगा, तो मैं इसको एक मान लेता हूं A और Y का रेशियो जब ये A है तो इसको 1 3 5। बोलो कोई दिक्कत है क्या? 1 3 5 ये इसका रेशियो हो गया, ये इसका रेशियो हो गया। भौतिक में से 1 1 1 क्यों नहीं मान लिए? मैं अभी कोई नंबर यहां पर नहीं देना चाह रहा हूं, यहां किसी प्रकार का कोई नंबर रिलेट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, कोई जरूरी थोड़ी कि 1 ग्राम से ही फिक्स हुआ हो। आपने नाइट्रोजन वाला एग्जांपल देखा, वहां 28 ग्राम फिक्स कर दिए थे। दूसरा वाले में देखा 1 ग्राम फिक्स कर दिए हैं।
तो मैं लेट सपोज हो सकता है A1 हो सकता है A कोई और नंबर हो, लेकिन जो भी नंबर A होगा, मान लो 10 है तो वो 10 A में भी होगा, 10 B में भी होगा, 10 C में भी होगा, लेकिन फिक्स कौन होगा? X फिक्स होगा। फिर क्या बोलता है? इफ इन कंपाउंड B, क्या बोला? B कंपाउंड में X 32 पार्ट कंबाइंस विथ 84 पार्ट ऑफ Y। यहां मैं X डैश लिख दे रहा हूं, यहां Y डैश लिख दे रहा हूं क्योंकि डेटा अलग अलग आने वाले हैं। बोलता है कि कंपाउंड B में अगर X का 32 पार्ट Y के 84 पार्ट के साथ कंबाइन हो गए, जब X का 32 पार्ट Y का 84 पार्ट कंबाइन करके B बनाएगा। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ रहा है, क्या कि आप कह सकते हो, क्या आप ये बात कह सकते हो, क्या लिखिएगा कमेंट में, क्या A/3 इज इक्वल्स टू 32/84, क्या ये बात कह सकते हो? क्या यहां पर? यस कह सकते हैं, लेकिन किस लॉ के तहत कहेंगे? भैया कंपाउंड सेम है, डिफरेंट मेथड से बनाया गया है, तो उन जो दो एलिमेंट से मिल करके कंपाउंड बने हैं, उन दो एलिमेंट से मिल करके जो कंपाउंड बने हैं उनका मास रेशियो फिक्स्ड होता है। ये हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा था। इट मींस A/3 इज इक्वल्स टू 32/84 अकॉर्डिंग टू LCP, या फिर आप कह सकते हो LDP, मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर आप कह सकते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के तहत आप ऐसा कह सकते हो। यहां से आप क्या निकाल लोगे? A का वैल्यू निकाल लोगे। अब समझ में आया वाई हैड टेकन A? ठीक, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 32/84 इंटू 3। इसको आप कैंसल आउट भी कर सकते हो। ये कितना हो गया? कितना आ गया? 8/7 ग्राम्स। 8/7 ग्राम्स। तो A बराबर क्या हो गया? 8/7 ग्राम, 8/7 ग्राम, 8/7 ग्राम। नेक्स्ट क्या बोलता है? बोलता है देन विच पार्ट ऑफ Y विल कंबाइन विथ 16 पार्ट ऑफ X ऑफ द कंपाउंड C। बोलता अगर C बनाना है तो बताओ X का अगर 16 पार्ट दिया हुआ है तो Y का क्या वैल्यू होगा? ये है सवाल, Y का क्या वैल्यू होगा? अगेन, क्या इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा क्या? यस सेम होगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो आप क्या लिख सकते हो? 8/7 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 16/Y। इसको ऊपर उठा के ले जाने का, इसको ऊपर उठा करके ले जाने का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जरा देखिएगा, क्या ये पार्ट आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? 35। 8/35 बराबर 16/Y। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्या 2 पार में? तो Y बराबर क्या आ जाएगा? 70। मतलब X के 16 पार्ट से Y का जब 70 पार्ट मिलेगा तब कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? तब कंपाउंड C का होगा। ऑप्शन C ही आपका करेक्ट भी है। आया? मजा आया क्या ऐसे सवालों को करके? तो ऐसा सवाल आपका दिमाग को झिझोड़ के जरूर रखेगा, लेकिन आपका दिमाग को एक समय में जरूर डेवलप कर देता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट लॉ की ओर। लेकिन उससे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन holds true until all of an element of the compound contains only one that specific isotopic form of that element। सेम बात क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब तक वैलिड है जब तक सेम आइसोटोपिक फॉर्म आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, जब तक कि सेम आइसोटोपिक फॉर्म आपस में कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, PCl5 है, PCl3 है। आपको पता है क्लोरीन का 35 भी आइसोटोप है, 37 भी है। अगर यहां पर 35 वाला है तो यहां भी 35 वाला ही होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। अगर आपने एक साइड 35 और दूसरे साइड 37 को लेकर के ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, दो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया विथ टू फिक्स्ड एलिमेंट, लॉ डज नॉट होल्ड्स। आप कहेंगे वहां LMP नहीं लगेगा, ऑल्दो कंडीशन सेम है। दो फिक्स्ड एलिमेंट है, दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, रेशियो भी सिंपल आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर LMP नहीं लगेगा। कारण क्या है कि यहां पर क्लोरीन का आपने मास कुछ और लिया है और यहां पर कुछ और। अगर आपने 37 लिया तो, ऑल्दो मैंने यहां पर सेम लिया, तो सेम होगा तो फॉलो करेगा। अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म होगा ऑफ दैट एलिमेंट, फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है क्या? ठीक।
अगेन नेक्स्ट लॉ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था? रिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इसने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, ये लॉ बहुत घुमाता है बच्चों को। बच्चे ज्यादातर इस लॉ में परेशान भी होते हुए मुझे नजर आते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए समझे ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स separately combines with a fixed weight of the third element, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पर एलिमेंट्स आपके तीन होंगे। लेट सपोज x y z, लेट सपोज x y z, ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स है। बोलता है कि इफ टू एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंस, अगर कोई दो एलिमेंट इस Z वाला से मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, ध्यान समझने, X और Z बना लिया, मान लो XZ2, Y और Z मिलकर के बना लिया YZ3, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे ये किससे कंबाइन हुआ? XZ से हुआ, एक बार YZ से हुआ, जब YZ से हुआ तो YZ3 बनाया, और एक बार XZ से हुआ तो XZ3 बनाया। द रेशियो इन विच टू एलिमेंट विल combine together will be the simple multiple in which they combines with the fixed weight of the third element, with the third element, ठीक। Let's suppose अब आपको बोला कि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे और कंपाउंड क्या बना लिए? XY। लेट्स सपोज आपने क्या किया, इन दोनों का मास का रेशियो निकाला, आपने इन दोनों का मास का रेशियो निकाला। लेट्स सपोज ये A आ गया और ये B आ गया, तो इसका रेशियो क्या आ गया? A/B। इसका रेशियो क्या आ गया? A/B। अब यहां पर हमको दोनों का मास को फिक्स करना पड़ेगा, दोनों के मास को फिक्स करना पड़ेगा। किसका? दोनों कंपाउंड में Z के मास को, क्योंकि थर्ड एलिमेंट जिससे ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, इसके मास को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के बाद X और Y का मास का रेशियो निकालना पड़ेगा। लेट्स सपोज X, जब आपने Z को फिक्स कर दिया, Z को फिक्स कर दिया, तो X और Y का रेशियो अगर M/N आ रहा है तो हम कहेंगे A/B जो होगा, या तो इसके L टाइम्स M/N होगा, मतलब इसका मल्टीपल ही होगा, इसका मल्टीपल ही होगा, इसका मल्टीपल ही होगा इसका रेशियो। इज इट क्लियर? अब बोलेंगे सर ये LM से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास तीन एलिमेंट है, S है, H है और O है। H और S मिलकर के क्या बना रहा है? H2S। S और O मिलकर के क्या बना रहा है? SO2। H और O मिलकर के क्या बना रहा है? H2O। बोले यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? हमको चेक क्या करना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखना क्या दे रहा, थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स। यस, व्हाट आर दे? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आप किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो। अब आप बताओ मैं किसको फिक्स करूं? तो मैं हाइड्रोजन को फिक्स कर देता हूं, हाइड्रोजन को फिक्स करता हूं। तो हाइड्रोजन को फिक्स करने पर आपको बताना है कि इन दो एलिमेंट से कौन कौन से दो कंपाउंड बने। एक बना H2O और एक बना H2S। H2S में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम, एक का एक है तो 2 का 2। सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम। यहां हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। मैंने बोला किसी एक को फिक्स कर दो, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन को फिक्स करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया हाइड्रोजन फिक्स होगा तभी ये दोनों कंपाउंड लिया है। अगर ऑक्सीजन फिक्स कर रहे होगे तो ये दोनों कंपाउंड लेंगे, सल्फर फिक्स कर रहे होंगे तो ये दोनों कंपाउंड लेंगे। दो कंपाउंड का सिलेक्शन कैसे करेंगे? जिसको आप फिक्स कर रहे हैं वो दोनों कंपाउंड में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को फिक्स किया और आपका एक कंपाउंड बन गया H2S और SO2, यहां कॉमन सल्फर हो गया। नहीं, जिसको फिक्स किया वही कॉमन होने चाहिए। तो अब यहां हाइड्रोजन कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या उसका 2 ग्राम है। यस, तो ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो आपको मास का रेशियो किसका निकालना? सल्फर एंड ऑक्सीजन का। ये रेशियो कब निकल रहा है? व्हेन हाइड्रोजन इज फिक्स्ड, व्हेन हाइड्रोजन इज फिक्स्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? बड़े आराम से समझो, बड़े आराम से समझो। व्हेन हाइड्रोजन इज फिक्स्ड, तो सल्फर का कितना है? 32, ऑक्सीजन का कितना है? 16। रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 2:1। रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 2:1।
क्लियर है क्या? ठीक। अब फिर क्या बोलता है, जो थर्ड कंपाउंड है, इस थर्ड कंपाउंड में क्या ये दोनों एलिमेंट है? हाँ है। सल्फर भी ऑक्सीजन भी है, क्या है? सल्फर का कितना है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है? 32 ग्राम। एक का 16 तो दो का 32। तो अब यहां पर आपको सल्फर, तो मैं सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो निकाल रहा हूं कहां पर? इन थर्ड कंपाउंड। इन थर्ड कंपाउंड कितना आएगा? 1:1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं इस रेशियो को A मान रहा हूं और इस रेशियो को B मान रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं A बराबर 2B होगा? A बराबर 2B होगा। क्यों? B आपका क्या है? 1/1। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 2/1। क्या ये 2/1 A के बराबर है क्या? यस। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, इसका जो रेशियो है वो इसका क्या है? मल्टीपल है। अगर मल्टीपल हुआ तो हम कहेंगे ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है क्या बच्चा? है ना? आया क्या बात समझ में? तो अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, इससे समझो, ये बड़ा आसान तरीका से हो गया। ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने का, वेरिएबल के थ्रू समझाने की कोशिश किया, लेकिन दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है? चेक करना है पहले 3 डिफरेंट एलिमेंट है, अगर है तो उनके 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे होंगे। किसी एक को फिक्स कर दो, जिसको फिक्स करोगे वो कॉमन होना चाहिए 2 कंपाउंड में, तो आपको वैसे 2 कंपाउंड सेलेक्ट करने। जैसे आपको हाइड्रोजन ने फिक्स किया तो हाइड्रोजन उन दोनों कंपाउंड में होना चाहिए, तो मैंने सिलेक्शन H2S का किया और दूसरा सिलेक्शन H2O का किया। अब यहां पर इसका वेट लिखा, H2 मतलब 2 ग्राम, ऑक्सीजन मतलब 16, H2 मतलब 2 ग्राम, सल्फर मतलब 32। क्या ये दोनों जगहों पर हाइड्रोजन का मास सेम है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, आपको सेम बनाना पड़ सकता है। आपको सेम बनाना पड़ सकता है। कैसे बनाएंगे आपको पता है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? जैसे अगर आप H2O और SO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन फिक्स होता है, लेकिन यहां ऑक्सीजन का 32 होता है, यहां ऑक्सीजन का 16, तो हम ऑक्सीजन को सेम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को फिक्स किए हैं, जिसको फिक्स किया उसको सेम बनाएंगे। मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले में हमको आजादी था, क्या किसी को भी फिक्स कर दो, किसी का भी मास को फिक्स कर दो। तो मास को भी फिक्स हम उसी को करेंगे जिसको एलिमेंट को फिक्स करेंगे। रेसिप्रोकल में ये रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, तो आपका O का 16 ग्राम है, यहाँ 32 है, तो 16 को 32 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन फिर कितना हो जाएगा? 4। फिर आप किसका रेशियो निकालेंगे? हाइड्रोजन इज टू सल्फर या सल्फर इज टू हाइड्रोजन, जिसका निकालना निकाल लो। अब यहाँ हाइड्रोजन इज टू सल्फर निकल गया तो आपको फिर ये कंपाउंड लेना पड़ेगा। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और सल्फर निकालेंगे, उसका मास का रेशियो 2:32, 1/16 आ जाएगा। आया क्या बात समझ में? इस तरीका से काम करेंगे और देखेंगे क्या ये इसका मल्टीपल है। अगर है तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा होगा। तो चेकिंग करना है, इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स, आंख बंद करके बोल दो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। एंड देयर मस्ट बी 3 डिफरेंट कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑल दीज 3 एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? ये चेक कर लेना, अगर है तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते कुछ सवाल देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। अब बड़ा आसान सवाल है, बोला 1 पार्ट ऑफ एन एलिमेंट A combines with 2 पार्ट ऑफ एन एलिमेंट B, 6 part of element C combines with 4 part of element B. ठीक, if A and C combines together, the ratio of their masses will governed by, obviously यहाँ 3 different compounds बनेंगे, 3 different compounds, वो भी 3 different elements भी हैं। There are 3 different elements, A B C क्या है? 3 different elements। अब तुम ही बता दो मुझे, क्या ये 3 different elements आपने कहाँ पढ़ा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? सिमिलरली एक और सवाल देखते हैं, इसमें भी बस आपको ये पता करना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कौन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बोला हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर बोला सल्फर डाइऑक्साइड, फिर बोला वाटर। ये 3 कंपाउंड में क्या 3 डिफरेंट एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। मैं बस इसी को चेक करके बोल दूंगा ये किसको फॉलो कर रहा होगा? LCP को, LRP को। किसको फॉलो करेगा? LRP, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको LRP भी शॉर्ट में मैं बोलता हूं, तो आप भी इसको टिक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां बैठ के मैं सबका रेशियो वगैरह नहीं निकालने बैठूंगा, या नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो मैं वही फॉर्मेट से रेशियो निकाल के बता देता क्या ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, क्या इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कोई लिमिटेशन है? यस, यहां पर भी वही लिमिटेशन है, आइसोटोप्स सेम होने चाहिए।
आइसोटोप सेम होने चाहिए। अभी हमने एग्जांपल लिया ना H2S, SO2 और H2O का। अब मान लीजिए आपने जो आपको पता है कि आपने जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, H11, H21, H31। ये तो ट्राइटियम है, रेडियो एक्टिव भी है, जनरली ड्यूटेरियम आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है यहां पर आपने H11 वाला ले लिया और यहाँ H21 वाला ले लिया। अब आप बोलोगे सर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है। यस है। क्या 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं इन्हीं को आपस में मिला के? यस बन रहे हैं। तो क्या ये LRP को फॉलो करेगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें आइसोटोप्स डिफरेंट हो गए। आपके कंपाउंड्स सेम आइसोटोप से मिलकर के बने हुए होने चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वो LRP को फॉलो नहीं करेगा, वो LRP को फॉलो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं नए लॉ की ओर, और ये नया लॉ हमें क्या सिखाता है आइए देखें। ये है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? गे-लुसेक के द्वारा दिया गया है। इसको गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी कहा जाता है या गे-लुसेक लॉ भी कहा जाता है। ये क्या कहता है? बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बोलता है अगर कभी भी 2 गैस या 2 से अधिक गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे ऑलवेज। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? 2 एलिमेंट जब भी आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा तो वो डेफिनेट बाय मास के रेशियो में फिक्स्ड रहेगा, उसका मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, सोर्स कुछ भी हो। ये क्या कहता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक गैसेस आपस में मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो गैसेस का वॉल्यूम जो आपस में रिएक्ट कर रहा है वो हमेशा उसका रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, सिंपल रेशियो के फॉर्म में फिक्स्ड होगा। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट also bears a simple ratio with the volume of the gaseous reactant when all the volumes are measured under similar condition of temperature and pressure। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है? pressure and temperature should be fixed, तभी वो रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, अदरवाइज रेशियो बिगड़ जाएगा। आपको एक कंडीशन यहां ध्यान रखना होगा, प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स होने चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे। आपके पास एक H2 गैस है, एक Cl2 गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और 2HCl गैस बनाए। इसका क्या मतलब है? इसके आगे क्या है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। H2 के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, Cl2 के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, HCl के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम बना रहा है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं इसका 1 लीटर इसका 1 लीटर मिलकर इसका 2 लीटर बना रहा है, इसका 3 लीटर इसका 3 लीटर मिलकर इसका 6 लीटर का फॉर्मेशन कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो अगर आपसे कोई बोलेगा इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है तो बोलता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 1:1:2 ये सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। इसका मतलब है जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl बनाएगा तो ये 1:1:2 में रिएक्ट करेगा और ट्वाइस उसका प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका 10 लीटर लिया तो इसका 10 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाके इसका 20 लीटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहां भी इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:1:2 आएगा। दिस इज नोन एज, ये भी सिंपल रेशियो, दिस इज नोन एज गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसे ही हम क्या कहते हैं? गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कहते हैं। इज इट क्लियर? वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। N2 + H2 विल फॉर्म 2NH3। अब आपसे पूछेगा क्या ये गैस है? यस ये गैस है, यस ये गैस है। ये रेशियो 1:1:2 इसीलिए आया क्योंकि यहां जो आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन रखा था वो सेम है, यहां पर वो सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन यहां पर भी है, इसलिए इसका रेशियो सेम आया। अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर को बदला होता तो ये रेशियो कुछ और आ जाता, ये 1:1:2 नहीं आता, या 1:1:3 आ जाता, या 1:1 या 2:2:1 आ जाता, कुछ अलग आता, सेम नहीं आता। सेम आने के पीछे कारण क्या है? P and T आर सेम। इज इट क्लियर? वैसे अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये गैस का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका भी रेशियो फिक्स रहेगा 1:3:2। 1:3:2। कैसे? आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे भी बता सकते हैं रेशियो, अगर आपको वॉल्यूम नहीं दिया है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन केस ऑफ गैस
इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन केस ऑफ गैस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आइए कुछ सवाल देखें। बोलता है ये बताइए, इलस्ट्रेट कर रहा है क्या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को? तो बोलता 45.5 लीटर नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, इसका 45.5 लीटर दिया हुआ है, reacts with 22.7 लीटर, forms nitrous oxide of 45.4 लीटर। क्या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसे चेक करेंगे? तो पहले आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 2:1:2। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब आप गिवन वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। गिवन वॉल्यूम का रेशियो अगर ये सेम आया, मतलब ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 45.5:27:45.4। ये अप्रोक्सीमेटली 2 है, ये भी ये 2 है, तो क्या रेशियो आ गया? 2:1:2। क्या ये सेम? यस, सेम है, मतलब ये LCV को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्लियर है? कैसे इलस्ट्रेट करेंगे? हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर पे इसको प्रूफ करने आ जाए, तो आप पहले बताइएगा द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इज 2:1:2 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो कम्स टू 2:1:2। ये रेशियो सेम है, मतलब लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को फॉलो कर रहा है। रेशियो अलग आता, ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को फॉलो नहीं कर रहा होता। हाँ, इसमें एक नोट पॉइंट है, आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, reactant and all the products must be same। क्या बोलता है? reactant and all the products must be same। reactant और products क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी गेल-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को आप लगा सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको वापस से बैक जाओ, फिर से एक बार देखो, 2 बार देखो, चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। होता थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगा, लेकिन आपको उसके साथ लड़ना है। जब आप लड़ेंगे तभी तो सीखेंगे, है कि नहीं। दुनिया से लड़ना है नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है, क्वेश्चन से यहाँ पर लड़ना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेल-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इज नॉट वैलिड। यहाँ पहला चेकिंग क्या करना? क्या सारे गैसेज हैं? गैस 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 सॉलिड गैस आ गया। एक कंपोनेंट भी अगर सॉलिड लिक्विड गैस आ गया, गेल-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स नहीं लगेगा। दिस इज नॉट फॉलोइंग LCV। ये बाकी करेंगे। इज इट क्लियर? एक और सवाल करते, 2 सवाल हम लोगों ने कर लिया, 1-2 सवाल हम लोग आपको होमवर्क में भी देंगे। DPPs में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे कहने का मतलब हर एक टॉपिक से 10-15 सवाल, 10-12 सवाल का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे कि आपका टॉपिक और थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और सवाल का प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQs बना सकते हैं। Is it clear? Next, limitation of law of combining volumes क्या है? The law of combining volumes hold good for only gas। कोई भी उसमें solid liquid नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स लगेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे डियर। आ गया क्या बात समझ में? तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। बोलता है एवोगैड्रो लॉ क्या कहानी आपको बताना चाहता है। बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलता है कि अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। मोल्स क्या है? फिलहाल के लिए बस आप इतना जान लीजिए, एक संख्या है। उस संख्या का मतलब क्या है? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। बस जैसे 1 डजन बराबर 12 होता है ना, वैसे 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, इसको हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट n आएगा। क्लियर? तो बोलता P एंड T आर सेम, देन द वॉल्यूम अगर सेम होगा तो मोल्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। इसको समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से और समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज बोलता क्या है कि आपके पास एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है। बोलता यहां भी प्रेशर टेम्परेचर P और T है, यहां भी प्रेशर टेम्परेचर P और T है। बोलता इफ द वॉल्यूम्स आर इक्वल, अगर वॉल्यूम भी इक्वल हो जाए, मतलब इधर भी वॉल्यूम V हो जाए, यहां भी वॉल्यूम V हो जाए। लेट्स सपोज यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पर O2 है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर O2 है। तो बोला कि यहां पर अगर PTV पे, इस कंडीशन पे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 10 है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप 10 बताएंगे, आप 10 बताएंगे। क्लियर? अब एक रिलेशन अब मैंने बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके पढ़ेंगे, है ना, जब हमको मोल्स के बारे में जानकारी हो जाएगा। फिलहाल आप इसको एवोगैड्रो नंबर लॉ को इस तरीके से समझिए कि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 10 है तो इसके भी 10 होंगे, अगर इसके 100 है तो इसके भी 100 होंगे। मैं बोला अगर 100 है तो इसके भी 100 होंगे, इसके 200 है तो इसके भी 200 होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ P, V and T are same, then number of molecules will be same। कोई फर्क नहीं पड़ता इधर कार्बन डाइऑक्साइड है कि इधर ऑक्सीजन है। इज इट क्लियर? इधर SO3 होता, इधर SO2 होता, कुछ भी होता, डजंट मैटर। अगर PVT सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं वो भी सेम होगा। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं बोलूं एटम के बारे में क्या ख्याल है, तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms may be same or may not be same। बोलता नंबर ऑफ एटम्स सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। जैसे यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 है तो यहां भी 10 है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो आपको नजर आ रहा है एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ एटम्स 30। और यहां अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो 20 हो जाता। तो सवाल है क्या कभी सेम नहीं होंगे? मे बी वाला कंडीशन कहां लगेगा? एटम्स विल बी सेम इफ नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule will be same। number of atoms present in a molecule will be same। अगर number of atoms same हुए दोनों मॉलिक्यूल में, जैसे यहाँ SO2 होता, यहाँ SO2 होता तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विल बी 3, यहाँ भी 3 होता, सेम हो जाता। यहाँ CO2 की जगह N2 होता तो ये भी 2, ये भी 2, तो नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों साइड में 20 और 20 आता, वो सेम हो जाता। लेकिन हाँ एक चीज फिक्स्ड है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ऑलवेज, ये कंडीशन तो ऑलवेज है भैया, हमेशा सेम होंगे। एटम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है, सर यार कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बड़ा है, ऑक्सीजन थोड़ा छोटा है, वॉल्यूम सेम है, तो संख्याएं कैसे सेम हो सकती है? संख्याएं कैसे सेम हो सकती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है। तो मैं बता दूं, इफ P, V and T are same, then preoccupied volume will be same। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा।
प्री ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कहने का मतलब क्या? बोलता अगर आपने पीवीटी सेम रखा है तो वहां पर एक कमरे टाइप का तुम समझ लो, एक अनसीन कमरा सा यहां पर बन जाता है। और ये जो कमराओं का संख्या है ना, ये है आपका प्री ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ये जो संख्या है ये सेम रहेगा, कहने का मतलब ये। अब इस कमरे में तुम कार्बन डाइऑक्साइड डालो, चाहे ऑक्सीजन डालो, चाहे नाइट्रोजन डालो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड डालो, चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड डालो, जो मन वो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमरे की संख्या सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। बोलेंगे सर दिक्कत नहीं होगा? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ट्रेन में सफर करने गए, आप थे, आपके साथ एक जन और था, आपका दोस्त था, टिकट किसी एक के पास था, सीट वही है, एक ही सीट है और जन कितने हैं? तो अब टीटी साहब आए, बोला एक सीट पे दो जन कैसे बैठे होंगे? आपने किसी तरीके से रिक्वेस्ट वगैरह किया, सर हम लोग एडजस्ट करके चले जाएंगे, प्लीज साथ में जाने दीजिए, प्लीज साथ में जाने दीजिए। अब वहीं पर बगल वाले पे एक सीट पे एक जन बैठा हुआ था। अब तुम दो जन हो गए, इसका ही मतलब थोड़ी सीट अपने आप दो जन हो जाएगा भैया, उस पैसे में वही सीट मिलता है। तो इस कंडीशन पे पीवीटी पे वही प्री ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मिलना है, उतना ही जगह आपके लिए फिक्स किया जाएगा, जिसमें आप चाहो अकेले रह लो, चाहे दो जन रह लो, चाहे 10 जन रह लो। बोलेंगे सर ट्रेन में तो ऐसा होता नहीं, ट्रेन में तो ऐसा होता नहीं। लेकिन मान लो किसी का रेंट पे रूम है, तो एक कमरे का रेंट 4,000 रुपया है, तो दूसरे कमरे का भी रेंट मान लो 4,000 है, क्योंकि कंडीशंस दोनों को सेम है। तो रूम तो उतना ही बड़ा है, साइज उतना ही बड़ा है। अब एक के फैमिली में 5 मेंबर है, एक के फैमिली में 2 ही मेंबर है। अब 5 वाला कैसे एडजस्ट करो वो उसका मतलब है, 2 वाला आराम से रह रहा वो उसका मतलब है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कमरा कितना है, आप बोलोगे 2। तो अगर प्री ऑक्यूपाइड वॉल्यूम पूछूंगा यहां कितना है, तो मैं बोलूंगा 10, यहां 10, जितने वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स। मैं पूछूंगा यहां कितने फैमिली रहता, आप बोलोगे 1। मैं पूछूंगा बगल वाले कमरे में कितने फैमिली रहता, आप बोलोगे 1। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स मे बी सेम और मे नॉट बी। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, एक जगह पे 5, एक जगह पे 2। तो नंबर ऑफ एटम्स जैसे यहां 30, यहां 20। लेकिन जो फैमिलीज है, तो एक फैमिली एक जगह, एक फैमिली एक जगह, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है। अब वो 5 कैसे एडजस्ट करें, वो नन ऑफ आवर बिजनेस, वो हमारा बिजनेस नहीं है। उसी तरीका से ये कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा है, ये उतना ही साइज में कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बिजनेस है भाई, उसका मतलब है। हमको तो इतना पता है कि अगर पीवीटी सेम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को जितना स्पेस मिलेगा उतना ही स्पेस ऑक्सीजन O2 को भी मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बड़ा है वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमसे पूछेगा कितना मॉलिक्यूल होगा, मैं बोलूंगा 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी होगा। मैं से पूछेगा नंबर ऑफ एटम, इधर 30 होगा इधर 20 होगा, क्या ये कभी सेम नहीं हो सकता? ये हो सकता है सेम, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल सेम होंगे तब। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि क्यों इसका साइज तो बड़ा है, इसको कम जगह, ये ज्यादा जगह लेगा, इसका संख्या कम होना चाहिए। हमको कोई मतलब नहीं है, पीवीटी सेम है, प्री ऑक्यूपाइड वॉल्यूम विल बी सेम। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। इसी के साथ आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस खत्म होता है। एंड आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आए कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको बहुत कुछ सीखने को यहां से मिला, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए यूजफुल होने वाला है थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ जेई, और थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ नीट, और थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ CUET, और थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ बोर्ड्स। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, वही टॉपिक्स हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसका कॉन्सेप्ट को 0 से लेके हीरो तक आपको लेकर के जाऊं, बेसिक से लेके एडवांस। अब देख रहे हो कितना बेसिक्स में अभी पढ़ा रहा हूं, अभी धीरे धीरे करके लेवल अप होते चला जाएगा। आप देखेंगे वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर रहा हूं जहां पर जेईई एडवांस तक जाने का रास्ता बनता है। मैं बेसिक से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका भी भला हो जाए, जो नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको भी समझ में आए, जो जेईई मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको भी समझ में आए, और जो जेईई एडवांस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको भी समझ में आए। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन चाहे बोर्ड का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो, वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए।
इज इट क्लियर? तो आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। ऐसे ही लेक्चर्स मैं आपके लिए लाते रहूंगा अगर आप हमें अपना प्यार देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।